नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85649096908975230455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने लेके आई हूँ जो हमारे मार्च के आखिरी हफ्ते के करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 22 मार्च से 31 मार्च तक इस पूरे हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनी है उनको हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको कोई भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ बीईओ और प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट डेज है, सबसे पहले मैं हमेशा इम्पोर्टेंट डेज, डिफेंस न्यूज, ये सब लेके आती हूँ। तो सबसे पहले हमारे इम्पोर्टेंट डेज में सबसे पहला दिन जो दिवस हमारा मनाया गया है वो है 22 मार्च। 22 मार्च जो है 1993 से हम लोग जो है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और इस बार का जो हमारा थीम है, देखो हमेशा से थीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, तो इस बार की थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड सैनिटेशन क्राइसिस। जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना काम है इसका। जो हमारा SDG गोल नंबर 6 है, जो हमारा सतत व्यापक, जो हमारा विकास का एक लक्ष्य है नंबर 6 का, जिसमें हमें वाटर पे ध्यान देने की जरूरत है, उसके लिए ये काम करता है। ठीक है भाई, तो ये इसी के लिए कि हमें किस तरीके से वर्ल्ड को यहाँ पर कैसे प्रोटेक्ट करना है पानी के, उसके लिए वहां से ये शब्द जो है वो निकल करके आया है। क्लियर है भाई यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है 23 मार्च, जिनको हम शहीदी दिवस। मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि भारतीय होने के नाते आप सभी को पता है कि 23 मार्च 1931 को हम लोग शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च को जो है क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था। तो 23 मार्च हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है शहीदी दिवस के लिए। शहीदी दिवस जो कि उस समय हमारे फ्रीडम फाइटर्स लेजेंड भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको जो है फांसी दे दी गई थी, उसे ही हम क्या कहते हैं, 1931। 1931, 30 नहीं है, सॉरी मैंने 30 लिख दिया गलती से, ये 1931 है। क्योंकि इसी दिन जो है इनको फांसी दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1928 में जो है जेम्स स्कॉट को यहाँ पर, जो कि एसपी थे पुलिस के, उनको मारना था। गलती से इनकी जगह इन्होंने किसको मार दिया था? सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया था। और उस समय ये क्यों, उनको क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि लाला लाजपत राय, जिनकी लाठी चार्ज साइमन कमीशन के समय डेथ हो गई थी, उसका बदला लेने के लिए। वही मैं अगर बात करूं भगत सिंह की, तो भगत सिंह जो है पंजाब से बिलोंग करते थे। इन्होंने पहले तो नेशनल कॉलेज लाहौर में ज्वाइन किया था। और वो जो नेशनल कॉलेज लाहौर का मैं आपको बता रही हूँ, ये नेशनल कॉलेज लाहौर का लाला लाजपत राय और भाई परमानंद ने ही बनाया था, जो कि भारत में स्वदेशी आइडिया को लाना चाहते थे। फिर भगत सिंह जो है 1924 में HRA के हेड बन जाते हैं। मतलब 1924 में नहीं जुड़ते, HRA 1924 में बनी थी सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा, उनके जो है साथ में जाके जुड़ जाते हैं। और फिर ये HRA का नाम HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, रख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, जो भगत सिंह है 1925 में इन्होंने एक और सभा बनाई थी जिसका नाम है नौजवान भारत सभा। ये भी इन्होंने यहाँ पर बनाई थी। साथ ही साथ इन्होंने जो है एक मैगजीन्स भी काफी सारी स्टार्ट करी हैं जिसका नाम है कीर्ति मैगजीन्स। ठीक है, कीर्ति मैगजीन भी इन्होंने स्टार्ट करी थी। फिर उसके बाद जो है नौजवान भारत सभा तो नहीं है, और उसके बाद HSRA ही पूरी तरीके से चलने लग गई। और HSRA
ने ही आगे चल के जो पूरा काम करना, रिवॉल्यूशन करना, वो सारी चीजें स्टार्ट करी। और उसके बाद फिर अप्रैल, अभी ये फिर जेल तक कैसे गए, तो देखो इसके पीछे भी स्टोरी है। जो हुआ क्या कि अप्रैल 1929 में, जब पहले तो ये वाला हुआ ना, जब ये जो ये मारने वाला जो था, मैंने आपको बताया था अभी, साउंडर्स वाला, उसके बाद ये लाहौर से दिल्ली आ गया, क्योंकि वो सब लाहौर में आया था, तो ये भेस बदल के दिल्ली आते हैं। अब दिल्ली में भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त, जो उस समय की जो विधानसभा थी, वहां पर बॉम्ब फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय दो बिल पास हो रहे थे। ये दो बिल्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला बिल है पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा बिल है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। तो ये जो बिल है, यहाँ पर भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त वहां पे बॉम्ब फेंकते हैं दिल्ली में। तो उसके प्रोटेस्ट के लिए ही ये बॉम्ब फेंका जाता है। और ये बॉम्ब में कुछ नहीं था, बॉम्ब में किसी को चोट नहीं आई थी। ये बॉम्ब बिल्कुल, आप कह लीजिए, किसी को चोट लगाने के मकसद से बनाया ही नहीं गया। फिर उसके बाद ये जबरदस्ती अरेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव था कि हमें दूसरों को अपनी जो थिंकिंग है, हम जो क्रांतिकारी है, वो सब बताना था। इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन के बहुत नारे लगाए। और फिर जाकर के इन्होंने, जब ये जेल में भी गए थे, तब जेल में जाकर के भी इन्होंने इसी चीज के नारे लगाते हुए हंगर स्ट्राइक, अनशन भी किया था। और फिर उसके बाद जो है, जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई, एक्चुअली में होना था यहाँ पर 24 मार्च को उनकी फांसी, पर 31 तारीख, सॉरी, 23 तारीख को ही ये फांसी दे दी गई। तो ये जो है, आपको पूरी स्टोरी यहाँ पर याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कभी ना कभी काकोरी से या कभी इस तरीके से कभी ना कभी यहाँ पे सवाल बन जाते हैं। ठीक है भाई। आगे है हमारा अगला दिवस, जिसका नाम है अर्थ आर। 25 मार्च को अर्थ आर मनाया गया है इस बार का। ऐसा नहीं कि अर्थ आर इसी दिन मनाया जाता है। असल में WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, 2007 से शुरू किया है, जिसमें 8:30 बजे से 9:30 बजे तक जो है क्या करा जाएगा, हर कोई अपने घर की लाइट्स को बंद करेगा। ठीक है। इस जो ये पूरा इस बार का जो अर्थ आर है, अर्थ आर, उसकी थीम भी इस बार रखी गई है यही, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, अपने ग्रह में इन्वेस्ट करो। ठीक है भाई। तो इस तरीके से याद रखिएगा इसको, 8:30 से 9:30 के बीच में ये टाइम जो है, ये हमेशा सैटरडे के लास्ट, मतलब मार्च के लास्ट सैटरडे में मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, वो है बिहार फाउंडेशन डे, बिहार का स्थापना दिवस, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी इस बार की थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है भाई। और इससे इसको सेलिब्रेट करने के लिए बिहार की सरकार ने 22 से 24 मार्च 2023 में काफी अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर जो है आयोजन भी किया है। और इस बार जो है बिहार का 111वां नंबर का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। और बिहार को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बिहार का मैप। और बिहार जो है, उसको बंगाल से अलग करके जो है, कब किया गया ये चीज, इसी दिन को 1912 में ये काम किया गया था। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपसे जो है सीधा सीधा सवाल यहाँ पे किया जा सकता है। 111वां दिन था, दिवस था इस बार का। आप किस जो है इस बार का पूछा जा सकता है। काफी सारे ऐसे, मतलब अलग अलग वहां पे हुए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट, जावेद अली भी आए थे, ऐसे करके बहुत सारे आर्टिस्ट ने अलग अलग जगह पर जो है परफॉर्मेंस दी है। और काफी इसको बढ़िया रूप से सेलिब्रेट भी किया गया है। ठीक है भाई। बिहार दिवस याद रहेगा सब लोगों को, डेट याद रखनी है कब है। बिहार, जो कि आप जानते हैं पॉपुलेशन में काफी ज्यादा नंबर पे आती है, एरिया भी है, और आसपास से देखें तो भाई, इस तरफ से यूपी से घिरा हुआ है, ऊपर की तरफ से जो है नेपाल से घिरा हुआ है, नीचे की तरफ झारखंड से, वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है ये पूरा रीजन। और गंगा नदी के फ्लो होते ये दोनों हिस्से बढ़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर मैं बिहार की बात करूं, तो वो हिंदी और उर्दू है। बिहार की हिस्ट्री की बात करूं तो मौर्यन एम्पायर, सभी लोग जानते हैं मौर्य एम्पायर, और बुद्धिज्म का जन्म जो है वो यहीं से हुआ था। ठीक है भाई। तो ये भी आप लोगों से सीधा सीधा सवाल किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हमारी डिफेंस न्यूज की तरफ। सबसे पहले डिफेंस न्यूज है एफिन्डेक्स। एफिन्डेक्स जो है यहाँ पर, ये अफ्रीका और इंडिया, AFINDEX का मतलब डिफेंस एक्सरसाइज। तो अफ्रीका और इंडिया के बीच में अभी ही एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की गई है। एक, आप कह लीजिए, दोनों के बीच में एक अभ्यास, प्रशिक्षण अभ्यास जो है वो किया गया। ये सेकंड नंबर का किया गया है। अब हमसे पूछा जाएगा कहाँ पे किया है, तो पुणे, औंध है, औंध रीजन का नाम है, आप पुणे याद कर लीजिए। पुणे में इसको किया गया। और भी बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही इंडिया की तरफ से सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, महर रेजिमेंट, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है भाई।
तो ये एफिंडेक्स, ऑसिंडेक्स अलग है। ऑसिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ की जाती है, ये एफिंडेक्स है जो कि अफ्रीका के साथ परफॉर्म की गई है। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसका क्या महत्व होता है, या फिर प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है किस किस के बीच में होती है। देखो एएफ से वैसे आप लोग सब अंदाजा तो लगा ही लेंगे, अफ्रीका के साथ है, तो इतना इजी क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं। आपसे ये पूछेगा कि हुई कहाँ पर है। ठीक है, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, तो ये हुई कहाँ है, हमसे सबसे ज्यादा सवाल जो है ये हुई कहाँ पे है वो पूछा जाएगा। तो वो है आपका पुणे में। अगला आता है हमारा, वो है वायु प्रहार। अब हमारी वायु है, इसका मतलब कि इसमें जो है एयरफोर्स तो जरूर होगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया रूप में काफी सारी चीजों में इंडिया और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए 96 घंटों की एक एक्सरसाइज की गई है जिसका नाम है वायु प्रहार। ये मार्च के सेकंड वीक में शुरू हुई थी, उसके बाद से चलती आ रही है। जिसका बेसिक काम क्या है, जो हमारा LAC का रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना वाला, उस रीजन में प्रॉपरली जो है, जो आपको पता है कि वहां पर चाइना के साथ कोई ना कोई मुठभेड़ क्रैशेस होते ही रहते हैं, तो उस चीज को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उसमें हम क्या स्टेप ऐसे ले लें कि हम उसको ठीक कर सकें, या फिर उसमें हम कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें, कैसे लड़ें, वो सारी जो चीजें होती है ना, वो सारी चीजें इस वायु प्रहार एक्सरसाइज में पूरी तरीके से कोशिश की गई है। तो ये पूरा कहाँ पे की गई है, ईस्टर्न साइड में LAC वाला जो रीजन है ना, वहां पे की गई है। याद हो जाएगा सब लोगों को। ये था हमारे डिफेंस की कुछ न्यूज। अब आते हैं हमारे कुछ एनवायरमेंट से जुड़े हुए न्यूज के ऊपर। देखिए भाई, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है अरावली का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। क्या चीज है ये, देखिए। अरावली का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का मतलब है, अरावली को सबने सुना होगा, ये देखो सब लोग इधर, ये है अरावली का रीजन। अरावली गुजरात से शुरू होके पालनपुर से पूरे राजस्थान को कवर करते हुए हरियाणा से होते हुए दिल्ली में आके खत्म होती है। तो ये जो अरावली का जो पूरा एक ग्रीन वॉल, ग्रीन वॉल का मतलब हर एक हरी वॉल बना दी जाएगी। ठीक है, अभी हरियाणा ने इसको लॉन्च कर दिया है। 5 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया होगा जहां पर अरावली की जो ये 4 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इनके बीच में जो है ग्रीन वॉल बनाई जाएगी, ताकि आगे आने वाले समय में जो हम कहते हैं ना कि भूमि खराब हो गई, भूमि को खराब होने से बचाने का ये एक स्टेप लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो पूरे अरावली में 75 ऐसी लेक्स भी बीच में आती हैं, उन लेक्स को भी दोबारा से सुधार करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये एक एफर्ट किया जा रहा है, एक कोशिश की जा रही है अरावली के पूरे रीजन को बेहतर सुधारने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्यों पता है ये अभी क्यों हुआ, क्योंकि अभी ना एक फॉरेस्ट डे था हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया था। उस दिन हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है ना, ये भूपेंद्र यादव, इन्होंने ये काम किया है। ठीक है, तो अरावली का तो आपको पता है कहाँ से कहाँ के बीच में जा रही है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव से क्या होगा, जो मृदा का अपरदन हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, मिट्टी मिट्टी का कोई रीजन बनता है, वो बचाया जाएगा। अगर मैं अरावली की बात करूं तो अरावली आप जानते हैं कि 670 किलोमीटर की, दिल्ली से शुरू होते हुए हरियाणा, राजस्थान, अहमदाबाद, गुजरात की तरफ खत्म होती है, जो कि वर्ल्ड के बहुत ही पुराने जो है वलित पर्वतों में एक है। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट आबू गुरु शिखर हिल्स आती है, 1700 मीटर की कुछ करीब उनकी हाइट है। बीच में बहुत सारी नदियां भी हैं अरावली में, जैसे कि बानस, साहिबी, लूनी, जो कि रन ऑफ कच्छ में होती है। पता है, लूनी एक ऐसी नदी है जो बीच में ही गायब हो जाती है। ये भी यूपीएससी ने सवाल किया था कि लूनी नदी जो है वो कहाँ चली जाती है, मतलब कहाँ को जाती है। तो ये बीच में ही डिप्लीट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ के इलाके में। तो यहाँ पर जो थार का एरिया है, जो हमारा डेजर्ट है, वहां से बचाने के लिए या फिर उस पूरे को एक ग्रीन कवर देने के लिए ये कोशिश की जा रही है, ताकि, पता है ये एक्चुअली में इंडिया का नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अफ्रीका ने ऑलरेडी ग्रेट ग्रीन वॉल करके बनाई हुई है। तो करीब करीब यहाँ पर भी जहाँ पे पेड़ पेड़ की कमी है, तो एक 5 किलोमीटर के दायरे में पेड़ पौधों को लगाना, ठीक है, लैंड को सुधारने की कोशिश करना। तो पूरा जो लैंड है ना, वो कोशिश की जा रही है कि 2030 तक आते आते करीब 2.3 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है, मेगा हेक्टेयर ऑफ लैंड, मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड, उसको रिवाइव किया जा सके। और आगे आने वाले 7 सालों के अंदर 2.5 बिलियन टन्स टन्स की जो कार्बन है ना, उसको यहाँ से सुधारा जा सके। तो ये एक प्रोजेक्ट है, बहुत न्यूज में चल रहा है, पूरा आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि पूरा अरावली बहुत न्यूज में चल रही है, कब बने, कैसे बने। और इसी से जुड़ा हुआ अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको याद रखना है, मेंस में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो
लैंड डिग्रेडेशन, ये देख रहे हो उधर, डिग्रेडेड लैंड, डेजर्टिफिकेशन, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, ये सबको बचाने के लिए सरकार ने अभी तक कौन कौन सी कोशिशें करी हैं, कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन सी चीजों को स्टार्ट करा है। ठीक है, ये सब आपको लर्न करना है। चलिए, अगला कुछ इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं पहले, फिर हम भारत की न्यूज में आएंगे। तो इस बार का जो एबल प्राइज है, एबल प्राइज 2023 का मतलब जो है अभी दिया गया है, तो वो इस बार का प्राइज किसको दिया गया, वो है लुइस कैफ्रीली। अब बात ये होती है कि ये एबल प्राइज दिया किसके लिए जाता है। तो देखिए, एबल प्राइज जो है वो मैथ्स के लिए, अगर किसी भी एजुकेटर ने मैथ्स के लिए कुछ बहुत बेहतरीन काम करके हमारे सामने लाए हैं, तो उस चीज के लिए ये दिया जाता है। तो इनको दिया गया है जो इन्होंने यहाँ पर मोंगे एम्पेयर इक्वेशंस को सॉल्व किया है, उसके लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती है हमारी मैथ्स के अंदर, उसके लिए दिया गया। तो ये मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा अवार्ड है आपके लिए। अगर आपको नोबेल प्राइज मिलता है ना मैथ्स के लिए, ये उसी प्रकार का एबल प्राइज है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है हमारा टॉपिक, वो है एनडीबी की। यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट जो है वो चूज की गई है। पहले ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं, डिल्मा रूसेफ। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एनडीबी, अब मैं थोड़ा सा आपको एनडीबी के बारे में बता दूं। एनडीबी जिसको हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या चीज है, तो देखिए भाई, आप मेरे साथ साथ लिख लीजिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। असल में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स सभी लोग जानते हैं, ब्रिक्स के राज्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इन सब लोगों ने बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में इसको स्थापित किया था। तो ये बैंक जो है, इसके यहाँ पर जो है बनाया कब गया था, 2014 में ब्राजील में फोर्टेलेजा की संधि हुई थी, उसके बाद से इसको बनाया गया, जिसके मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बने हुए हैं, शांघाई, चाइना में बने हुए हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर बांग्लादेश, देखो ब्रिक्स में नहीं जुड़ा है बांग्लादेश, लेकिन एनडीबी में हिस्सेदारी किसकी आ चुकी है अभी, बांग्लादेश, ठीक है, इजिप्ट, यूएई, ये इसमें और जुड़ चुके हैं। ठीक है भाई, तो ये आप याद रखिएगा एनडीबी। अब इस एनडीबी को अगर आप पहले देखिए, तो एनडीबी के पहले जो बने थे ना यहाँ पर, मतलब 2014 में बन गया, तो 2015 में जिसके राष्ट्रपति बने थे वो भारत के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम है के वी कामथ। ठीक है, उसके बाद से फिर चेंज हो गए। अब जो प्रेजेंट है अभी के समय में, वो मैंने आपको बता ही दिया है, ब्राजील की जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर एनडीबी की जो है राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई है। तो एनडीबी याद रखिएगा। अब पता है इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, एनडीबी जो है ये बिल्कुल बना दिया गया है, मुख्यालय तो उसका बना दिया गया, और इसके बाद इसका अब क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस, अब इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, तो क्या इसका इंडिया में कोई है, क्या कोई ब्रांच वगैरह कुछ है, यस बिल्कुल है। कहाँ पर, अभी ही बनाई गई है, गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी क्या है, गुजरात की अहमदाबाद की, गुजरात अहमदाबाद की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी के रूप में इसको बनाया गया है, गिफ्ट सिटी के नाम से। तो ये भी एक आपको यहाँ पर याद रखना है, इससे भी सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, ये कुछ दो इंपॉर्टेंट वाली न्यूज थी जो मुझे लगता है कि 110% एग्जाम में बन सकती है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मतलब बहुत बड़ा चांस है कि क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन में अब किसने भागीदारी ले ली है, सऊदी अरेबिया। बड़ी न्यूज है ये। एससीओ में देखो भाई सामने सभी लोग, एससीओ अभी क्या इंडिया मेंबर है एससीओ का, बिल्कुल है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ 2017 में एससीओ के मेंबर के रूप में घोषित किए गए थे। तो अब यहाँ पर एससीओ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि एससीओ क्या चीज है। तो देखिए भाई, शांघाई कोऑपरेशन या एससीओ, एससीओ असल में किस मतलब क्या है, तो शांघाई है इसका मतलब, इसमें चाइना तो होगा ही होगा ना। तो यहाँ पर एक जो है, ये एक तरीके से आप कह लो, पहले जो बनी थी ना ये सिर्फ 5 ही कंट्रीज का मिलके बना था, फिर बाद में इसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया। 2001 में बनने वाला ये संगठन में आज बहुत सारे डायलॉग पार्टनर जुड़ चुके हैं, और इसमें सऊदी अरेबिया भी अब जुड़ गया, यूएसए नहीं है इसका पार्ट,
इंडिया और पाकिस्तान इसके पूर्ण रूप से मेंबर्स बने हुए हैं। बाकी डायलॉग पार्टनर भी हैं, और बाकी यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो चाइनीज और रशियन। सबसे पहले इंडिया नहीं था पार्ट, इंडिया 2017 में बना है। ठीक है भाई। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अब इस बार की 2023 की जो इसकी मीटिंग है वो इंडिया में होने वाली है। ठीक है भाई। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो अब सऊदी अरेबिया यहाँ से जुड़ गया है, तो एक सऊदी अरेबिया के बारे में भी फैक्ट को याद रखिएगा कि वो अब यहाँ का पार्टनर बन गया है। सऊदी अरेबिया आप सभी लोग जानते हैं कि मिडल ईस्ट में पड़ती है। जॉर्डन, इराक, कुवैत इसके आसपास जो है बॉर्डर लगाते हैं। कुछ इस रीजन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरफ रेड सी के पास जो है ये बॉर्डर लगाती है सऊदी अरेबिया, जहां पर आपको मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलेगी। कैपिटल उसकी रियाद है। रियाद कहते हैं ना, RIYADH, वो उसकी कैपिटल है। ठीक है भाई, याद रखिएगा इन चीजों को। अगला, नेपाल भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। इसके प्रेसिडेंट, इसके प्राइम मिनिस्टर, मैंने जो इसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो तो मैंने आपको पहले की न्यूज में जो है वो कवर अप करवाए हुए हैं। नेपाल बिल्कुल लैंडलॉक्ड है। पूरा आसपास सिर्फ किससे घिरा हुआ है? या तो भारत से घिरा हुआ है, या बचा हुआ चाइना से घिरा हुआ है। जिसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाली लैंग्वेज वहां पे सबसे ज्यादा बोली जाती है। और जो नेपाल है, नेपाल के अभी जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर है रामचंद्र पौडेल। और प्राइम मिनिस्टर मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था, पुष्प कमाल दहल को बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इनके जो प्रेसिडेंट है वो आपको अब मेरे साथ ना आप लोग याद कर लो इसको, कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अभी अपॉइंट किए गए हैं। नाम है उनका रामचंद्र पौडल। ऐसे ही अभी जो उपराष्ट्रपति बनाए गए वो भी आप याद रख लीजिए, अभी नाम लिख दिया है सामने, रामचंद्र सहाय, राम प्रसाद सहाय करके याद रख लो। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो है पुष्प कमल दहल। आप पुष्पा से याद कर लो इसको। अब तो याद हो जाएगा ना सभी लोगों को, पुष्पा से याद हो जाएगा। ठीक है भाई। नेपाल में नेपाली रुपया चलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज भी वहां की क्या है? नेपाली ही है। और इवन हमारे भी इंडिया में भी जो है लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की, मतलब हमारी एक लैंग्वेज है ना ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी 8वीं अनुसूची में, वो भी नेपाल है, नेपाली है। ठीक है। नेपाल जो है पूरी तरीके से भारत से ऐसे बना हुआ है नेपाल। और नेपाल के ऊपर की तरफ जो है वो चाइना आता है। यहाँ की तरफ उत्तराखंड आता है हमारा, यहाँ पे यूपी आता है, यहाँ पे कुछ हिस्सा बिहार का, और यहाँ पर सिक्किम का आता है। ठीक है। यहीं पर ही बिल्कुल बॉर्डर पर कंचनजंगा की जो पर्वत श्रृंखला है वो भी बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है भाई। तो नेपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेपाल के साथ हमारे आज के समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, चाहे वो प्रॉब्लम 3 चीजों के ऊपर है: लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी। ठीक है, ये भी याद रख लेना, नेपाल इंपॉर्टेंट है। अभी नेपाल के साथ हमने कोसी रिवर के ऊपर जो है प्रोजेक्ट साइन करा है कि इसके ऊपर हम लोग क्या बनाने वाले हैं? बांध, डैम को बनाने वाले हैं। तो नेपाल अभी किसी ना किसी चीज के लिए इंडिया में न्यूज रहता ही रहता है ना कुछ करके न्यूज में रहता ही रहता है। तो याद कर लीजिएगा इसको। बाकी ये भी आप याद रख लेना, राम सहाय प्रसाद यादव। ठीक है, ये नेपाल के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो अब इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। जनता समाजवादी पार्टी, ये सब आपसे कोई नहीं पूछेगा, पार्टी वार्टी नहीं पूछता, नाम जरूर पूछता है। ठीक है ना। तो अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं ना, उसमें ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है, तो इसको लिख लो और अभी याद कर लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भारत की न्यूज भी देख लेते हैं, बाहर की बहुत न्यूज देख ली, अब भारत की देख लेते हैं। देखिए भाई, भारत की न्यूज में 2 चीजों के लिए राजस्थान न्यूज में है। इलेक्शन आ रहे हैं ना राजस्थान के, तो बस वही है, बस कुछ ज्यादा ही चीजें हो रही हैं वहां पर। अभी इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के ऊपर 10 लाख रुपए की वो निकाल दी यहाँ पर। बजट आया था ना अभी इनका, अगर अंतरराज्यीय विवाह करते हैं तो 10 लाख रुपए देंगे आपको, पर उसके ऊपर भी बहुत सारी कंडीशन है। आप कभी पढ़िएगा उसके बारे में भी, मौका लगे तो। पर अभी अपना पढ़ लो, बाद में देखना राजस्थान को, पहले अपना पढ़ लो। तो भाई राजस्थान 2 चीजों के लिए अभी न्यूज में चल रहा है। पहली चीज तो, राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने लॉयर्स जो होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उनको, वकीलों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करी है। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर, राजस्थान की जो सरकार है, उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पहले भी आ चुका था, पर पास अभी हुआ है, जो वहां की विधानसभा है वहां पर। ठीक है।
तो विधानसभा का टाइम तो पहले ही शुरू हो चुका था, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते इसके ऊपर अब फाइनल इसको पास कर दिया गया है। ये कहता है भाई अगर वकीलों के साथ किसी भी प्रकार का गलत भेदभाव या उनके ऊपर कोई भी उनको परेशान करने की कोशिश करना, उनको नुकसान पहुंचाना, उनके चीजों को नुकसान पहुंचाना, तो उसके लिए आपको ये बचाव प्रोवाइड करने वाला है। ऐसा हुआ क्यों था? जब एक 48 साल के जोधपुर में रहने वाले एक लॉयर थे जुगराज चौहान, उनको दिन दिहाड़े दो लोगों ने पकड़ लिया था, मतलब दबोच लिया था उनको, और ये पूरा रिकॉर्ड हो गया सीसीटीवी कैमरा में। तो फिर वहां पे चीजें शुरू हो गई कि भाई अब हमें वकीलों को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, वकीलों की फैमिली को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो फिर वहां पे लॉयर की बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई, बहुत लंबे समय तक स्ट्राइक, पहले लॉयर की हुई, अब डॉक्टर्स की हो रही है वहां पर। तो ये बड़ा कुछ हुआ वहां पर। इसके बाद फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया 4 मार्च को वहां पे लिखते भी हैं कि भाई वहां के लॉयर्स की प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ करिए। तो यहाँ पर जो हमारे लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने यहाँ पर बोला कि इस पे फटाफट को डिसीजन सुनाओ। तो फिर यहाँ पर बिल ने, अगर कभी भी लॉयर के ऊपर गलत केस करना, हिंसा करने की कोशिश करना, राजस्थान के भीतर की बात हो रही है, वहां का इसका सेक्शन 3 यही कहता है कि अगर कुछ भी इस प्रकार की चीजें की जाती हैं तो यहाँ पर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो वो सब चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। पनिशमेंट दी जाएगी, 2 साल की सजा है, 25,000 का फाइन है। वो अलग अलग डिपेंड करता है कि किस प्रकार का अपराध किया गया है। समझ गए हैं भाई सब लोग? तो राजस्थान की सरकार के ऊपर ये चीज अभी न्यूज में चल रही है। अगला, इसी प्रकार से राजस्थान की सरकार ने एक नया और बिल पास कर दिया है। वो बिल है राइट टू हेल्थ बिल, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने बहुत तगड़ी जयपुर के अंदर पूरी एक आप कह लीजिए कि स्ट्राइक जिसे हम कहते हैं ना, वो की हुई है, बहुत रास्ते बंद किए हुए हैं जयपुर के। तो ये बिल है क्या? अगर आप राजस्थान में रहने वाले हैं तो आपको कभी भी, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है कि आपको स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, तो आपको राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। भारत का पहला राज्य बना है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दे रहा है। तो सोचो, अगर ऐसा हो गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे अगर ऐसी चीज हो जाएगी तो? अगर सरकार का ऐसा कहना है कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दो सारी सुविधाएं, और आपका जो पैसा होगा ना वो हम देंगे आपको, तो अगर सरकार ने नहीं दिया तो तभी तो समस्या है। तो राइट टू हेल्थ बिल इसी के ऊपर बात करता है। वैसे तो देखिए हमारे आर्टिकल 21 के ऊपर ये बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर्स ने जाना बंद कर दिया हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर्स ने भाई 1 हफ्ते से ज्यादा प्रोटेस्ट करने में सब है कि भाई इसको बिल को वापस लिया जाए। अगर ऐसा होगा तो हम तो जाएंगे नहीं, हमारी तो फिर मतलब उन्होंने तो बंद कर दिया पूरा एक तरीके से। तो बहुत बड़ी एक इसके ऊपर स्ट्राइक चल रही है। तो ये बिल अभी न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है, कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं, तो ये आपको पढ़ के जाना है अलग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा सवाल बन सकते हैं। और वहां के जो सीएम है अशोक गहलोत साहब, उन्होंने बहुत ट्वीट्स कर करके इस पूरे बिल के बारे में जानकारी सबको दी है कि देखिए भाई ये बिल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। तो उन्होंने काफी सारी चीजें बात बताई हैं। बाकी इसमें जो जो चीजें की आपकी होती जाएंगी, वो मैं आपको अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें क्या इसका प्रोग्रेस हुआ है वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है भाई, मैं पूरा एक्सप्लेन भी आपको उसमें कर दूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए ये याद रखिए ऐसा चल रहा है, बाकी जो जो उसके अंदर होगा वो सब होगा ही। ठीक है। और ये भी बोला गया था भाई राजस्थान के मिनिस्टर ने कि इस बिल को हम किसी भी कीमत पे वापस नहीं लेने वाले हैं। तो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। बीच में ये भी आया था ना कि पूरे राजस्थान को कुछ भागों में डिवाइड कर देंगे, उस पे भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वो बिल पे अभी रोक दिया गया है कि पूरे राजस्थान, जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा है। तो उस हिसाब से उसको बांटने की भी कोशिश की थी ना कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, जयपुर के अलग डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जोधपुर के और डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो अभी उस पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी उस बिल को रोक दिया गया है। तो वो भी जब जैसे वो हो जाएगी सारी चीजें तो मैं आपको वो भी बताऊंगी यहाँ पर। ठीक है भाई? तो हमारे भारत के राज्यों में अगर बात करूँ तो सबसे ज्यादा राजस्थान न्यूज में चल रहा है। चलो भाई, बढ़ते हैं आगे। अभी कुछ जरा मध्य प्रदेश का भी देख लेते हैं खबर। कुछ मध्य प्रदेश भी किसी चीज के लिए न्यूज में चल रहा है। वो है भाई सुंदराजा मैंगो मैंगो। ठीक है। जो रेवा है मध्य प्रदेश का, वहां पे सुंदराजा, जो सुंदरजा या सुंदराजा मैंगो जो होते हैं, उनको जीआई टैग अभी दिया गया है। और साथ ही साथ मोरेना, ये भी मध्य प्रदेश की है, गच्चक खाई होगी ना सभी लोगों ने, बड़ी टेस्टी होती है, तो ये वही है। उनको जीआई टैग, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है गच्चक, ये है आम, और साथ में जो है ये नागरी दुबराज, ये जो है आइटम्स को अभी जीआई टैग दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि भाई ये जो है, जो ये मैंगो है, ये मैंगो इस कदर सही है कि अगर आप किसी शुगर के पेशेंट, मतलब किसी डायबिटीज के पेशेंट को भी आप खिलाते हैं तो भी कुछ नुकसान नहीं देगा। इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। कुछ तो खास बात होगी ना मैंगो को अगर दिया जा रहा है। तो भाई यही है, आप जानते हैं मैंगो फलों का राजा कहा जाता है। और
ये फॉरेन कंट्रीज में भी खाया जाता है, हालांकि इसको हम इंडिया में रहने वाले, मैंने तो नहीं खाया कभी। ठीक है, आप लोगों ने खाया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप लोगों ने कभी ऐसा रखा है तो भाई ये पूरे विंध्या में बहुत ज्यादा फेमस है। ये रेवा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा मिलता है, गोविंदगढ़ फोर्ट के किनारे काफी ज्यादा मिलता है। और मतलब वहाँ बहुत पॉपुलैरिटी है इसकी। और मुरैना की गच्चक भी मुरैना से जुड़ी हुई है, तो वो भी पूरे इंडिया में ये तो काफी फेमस है। खैर ये तो मैंने भी बहुत सुनी हुई है, खाई नहीं है कभी, और सुनी बहुत हुई है। इवन ये ऐसा भी सुना है कि भाई इटली, दुबई, ब्रिटेन यहाँ तक जाती है ये। तो जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग सबको पता है ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। इसके बारे में मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है, तो अगर आप रेगुलर फॉलोअर हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेरी वीडियोस के, तो आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई विमेन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग में टॉप करने वाली, जीतने वाली कौन है? मुंबई इंडियंस। अभी विमेन प्रीमियर लीग खत्म हुआ है, अब आईपीएल शुरू हो गया है ना, 1 अप्रैल से अब आईपीएल शुरू हो रहा है। तो दोनों ही चीजें न्यूज में बनी हुई है, वो वाला भी एग्जाम में आ सकता है, विमेन वाला भी एग्जाम में आ सकता है। तो मुंबई इंडियंस ने टॉप किया है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। अच्छा एक मैं आपको बताना भूल गई कि भाई ये जो मैंगो है ये मध्य प्रदेश के हैं, और ये जो गच्चक है ये भी मध्य प्रदेश की है। लेकिन ये नगरी दुबराज जो है ना, ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, ये मैं आपको लिख लीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ का है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। ठीक है, ये नगरी दुबराज क्या है? ये देखो, ये चावल है, ये चावल की किस्म है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बुक है जिसका, यहाँ पर एक जो बुक लिखी गई है, रचना बिस्वात रावत एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये वाली बुक लिखी है। आप सभी जानते हैं इनको, बिपिन रावत, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, जो कि हमारे भारत के सीडीएस रह चुके हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले, जिनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश की वजह से। तो इनके ऊपर बुक का नाम, ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करके आया आप में से, याद रखिएगा, रचना बिस्वात रावत ने लिखी है। अगला, रानी रामपाल, ये भारत की हॉकी टीम की एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनके नाम पर भारत में पहली बार किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। रानी रामपाल स्टेडियम जो है अभी न्यूज में है। रानी रामपाल स्टेडियम जो है ये बहुत अच्छा इन्होंने जो है प्रदर्शन किया था जब ये खेली थी अभी। तो इनको एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी कई बार पहले दिया जा चुका है, तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में है। पहली महिला खिलाड़ी जिनका नाम इस तरीके से रखा गया, रायबरेली का जो हॉकी का स्टेडियम है उसको रानी गर्ल्स हॉकी के नाम से जाना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आ सकता है एग्जाम में। अगला, हाँ भाई, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। देखिए भाई, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो है यहाँ पर, अभी मैंने बताया था ना, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के रूप में ही अभी हमने जो है लॉन्च किया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की इस बार की आपसे थीम जो है वो पूछी जा रही है। हाँ भाई, तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की जो है हम कब मनाते हैं, वो हम मार्च 21 को मनाते हैं। तो इस बार इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कि इस बार की अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है। तो देखिए भाई, इस बार की जो थीम है, देखो थीम पे तो सवाल आने ही वाले हैं, कितना बच लोगे कितना भाग लोगे, सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इस बार की जो थीम है वो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वो है वन और स्वास्थ्य। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्टार्ट किया था पूरे फॉरेस्ट के लिए, तो ये आपको याद करना है। ठीक है भाई, अभी मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया है, मतलब आप लोग जानते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे ज्ञान सर ने वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है पूरे फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर फॉरेस्ट में किसमें कहाँ पे कितना चेंज आया है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने गेन किया है, जैसे आंध्र प्रदेश ने काफी ज्यादा गेन किया है, लॉस किसने किया है, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। वैसे अगर बात करें तो एमपी में है। देखिए भाई, फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़ के जानी है। आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रही हो, वनडे एग्जाम कैसा भी एग्जाम है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पूरी की पूरी पढ़ के जानी कंपलसरी है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारे भारत की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, पर्यावरण मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, उनको सभी लोगों को प्रॉपर लर्न करके जाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जो चीजें पूछी जाती कि किसने गेन किया किसने कम किया, मैंग्रोव में कहाँ पे चेंज आया, बैम्बू बांस होता है जो, उसमें कहाँ पे चेंज आया, ऐसा सवाल मतलब एक बार तो आएगा ही आएगा। कोई भी एग्जाम दे लो, आपको एक सवाल तो इसमें मिलने ही वाला है। तो इसको लर्न करके जाना है। पूरी वीडियो वहां पे अवेलेबल है, सब लोग उसको देख करके अपने उसके नोट्स बना लीजिए पूरे तरीके से। उसके नोट्स बहुत जरूरी है, कंप्लीट कर लेना उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने गज मित्र करके एक जो है वो एक सुविधा या फिर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। गज मित्र, गज क्या होते हैं? हाथी। देखिए, हाथी और जो मानव है उनके बीच में कभी ना कभी जो है वो झड़प हो जाना, या हाथी बाहर निकल आते हैं तो इस तरीके की कुछ ना कुछ झड़प हो जाती है। तो उसको बचाव करने के लिए वेस्ट बंगाल की सरकार ने जो है ये एक पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, जिसे हम क्या कहते हैं? गज मित्र। तो ये भी एक याद रखिएगा। गज मित्र जो है यहाँ पर वो जो विलेज के लोग हैं उनको भी बचाव देगा, ताकि जो जंगली हाथी होते हैं वो कहीं बाहर ना आ जाए। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल की सरकार जो है वो यहाँ पर वेस्ट बंगाल के रीजन में ये सब काम करके बचाव को करने वाली है। ठीक है भाई। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय।